बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। नए साल में मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। इसके आसार बीते कुछ दिनों से नजर आ रहे थे, लेकिन शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ने तय कर दिया कि कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर उतरकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी और इसमें आम जनता को साथ लेगी। आप जानते हैं कि इसी महीने की 14 तारीख को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ की महारैली की थी, जिसमें देश के तमाम राज्यों से बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे। उस रैली में कांग्रेस ने जहां अपनी जमीनी ताकत दिखाई थी, तो अब कांग्रेस मनरेगा पर नए आंदोलन का आह्वान कर वैचारिक ताकत दिखाने के लिए तैयार हो चुकी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है कि मनरेगा खत्म करने का फैसला मंत्री और कैबिनेट से बिना पूछे लिया गया है और सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वन मैन शो चल रहा है, मोदी जो चाहते हैं वही करते हैं। सुनिए जरा यहां राहुल गांधी को। मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे यह डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। आपको बता दूं कि शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को शपथ दिलाई कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव तक अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प लेते हैं। आप जानते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने हड़बड़ी में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित करवाया है और अब वो कानून भी बन गया है। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ चुनौती दे दी है कि सरकार को यह कानून वापस लेना ही होगा। कांग्रेस की शपथ पर गौर करें तो इसमें संविधान की बात है, गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के हक को मारने का विरोध है। अब बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि कांग्रेस के विरोध को वो किस तरह गलत ठहराएगी। क्या लोकतंत्र और संविधान की रक्षा या गरीब के हक की बात करना देश विरोधी है? वैसे नए साल में बीजेपी के लिए केवल कांग्रेस मुश्किल नहीं खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जो हालात बन रहे हैं दोस्तों, वो भी बीजेपी के लिए परेशानी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद चल रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी को मोदी कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं और उधर महाराष्ट्र में महायुति बिखरती दिख रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती के साथ साथ एसआईआर के जरिए वोट काटने का खेल उजागर हो रहा है। जो सवाल आप सुने होंगे बिहार में, यानी जो सवाल बिहार में उठ रहे थे, बंगाल में भी उठ रहे हैं और वही सवाल उत्तर प्रदेश में भी उठ रहे हैं। अब चुनाव आयोग को कहां-कहां मोदी सरकार बचाती है या मोदी सरकार का चुनाव आयोग कितनी दूर तक साथ दे पाएगा, क्योंकि आखिर में तो उसे भी अपनी संवैधानिक जवाबदेही दिखानी ही होगी। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या नए साल का आगाज मोदी सरकार के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। क्या कांग्रेस के आगे इस बार मोदी को अपनी मनमानी छोड़नी होगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस ने मनरेगा के साथ साथ और किन किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है।
शनिवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम ऐसे मौके पर विचार और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए हैं जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है। मनरेगा खत्म करके मोदी सरकार ने करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। खड़गे ने याद दिलाया कि इसके पहले जनवरी 2015 में जब मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट हितों में भूमि अधिग्रहण कानून बदला तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे और सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानून वापस लेने पड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को बता दिया कि पिछले 76 सालों में संविधान ने देश के नागरिकों को इतना सिखा दिया है कि कोई तानाशाह उनका अधिकार छीन नहीं सकता। खड़गे ने कांग्रेस सदस्यों से कहा कि 1 साल पहले बेलगावी कर्नाटक से हमने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। अब तक देश के करीब 500 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले 120 दिनों में शेष जिलों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आने वाले चुनावों की तैयारियों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि अप्रैल-मई 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होने हैं, जिसमें हम संगठित होकर पूरी एकता से चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र को ताकतवर बनाएंगे। उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची समझी साजिश है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत जगजाहिर है, इसीलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे वोटरों के नाम न काटे जाएं। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी अभी से एकजुट होकर मतदाता सूचियों से लेकर सभी तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर खड़गे ने बताया कि ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी और संघ परिवार नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर हमारे नेताओं की छवि को खराब करने में लगे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में निंदा की गई और इसके साथ ही क्रिसमस के मौके पर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, इसकी भी आलोचना की गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में केवल संगठन मजबूती की बात या चुनावी चर्चा नहीं हुई, बल्कि उन तमाम मुद्दों पर बात हुई, उन तमाम मुद्दों पर चिंतन हुआ जिसने देश का ताना बाना तोड़ा है या जिससे देश का ताना बाना टूट रहा है और संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। अगर कांग्रेस केवल अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा करती तब इस बैठक को सियासी नजर से देखा जाता, लेकिन अब जनता देख रही है कि देश पर 11.5 सालों से राज कर रहे नरेंद्र मोदी गरीबों की केवल बातें करते हैं और जब उनके हक बचाने की बात आए तो उस पर चुप हो जाते हैं, यानी चुप्पी साध जाते हैं। अभी क्रिसमस पर ही देख लीजिए कि देश के कई राज्यों से खबरें आई कि चर्च के सामने उपद्रव हुए। अपना त्योहार मना रहे लोगों को तंग करने के लिए चर्चों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी गई और इन सब पर नरेंद्र मोदी ने कोई हूं चू नहीं की, यानी चुपचाप बने रहे, चुप्पी साधी रखी। एक लाइन इस उत्पात के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कही। हिंदू धर्म तो हमेशा प्यार और उदारता की बात करता है, लेकिन मोदी के शासन में इसे कट्टरपंथ की तरफ धकेला जा रहा है और इस काम में देश के उन बेरोजगारों को लगा दिया गया है जिन्हें कायदे से सरकार को नौकरी देनी थी। और यहां केवल अल्पसंख्यकों के हक और हित का मुद्दा नहीं है दोस्तों, देश में महिलाओं की सुरक्षा भी एक गंभीर चिंता बन चुकी है। अंकिता भंडारी की हत्या पर नए खुलासे में बीजेपी नेता का नाम आया है। उन्नाव रेप कांड का दोषी बीजेपी का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और बीजेपी के दूसरे नेता इस जमानत का स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता रेप पीड़िता को धमका रही हैं और ये सारी घटनाएं मोदी की आंखों के सामने हो रही हैं, फिर भी वो चुप हैं। अन्याय और अत्याचार के ऐसे ढेरों किस्से हैं, कहां तक गिनाया जाए। 100 बात की एक बात यह है दोस्तों कि संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी कह लीजिए, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और जनता के धन से करोड़ों खर्च कर राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना रहे हैं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे 65 एकड़ में फैले एक भव्य परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की विशाल प्रतिमाओं का अनावरण 25 दिसंबर को मोदी ने किया। इसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल नाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इसकी कुल लागत लगभग 700 करोड़ रुपए है। आप जानते ही हैं कि इससे पहले सरदार पटेल की आसमान छूती मूर्ति मोदी गुजरात में लगवा चुके हैं। हर साल राष्ट्रीय एकता के नाम पर दौड़ भी करवाते हैं, फिर भी मणिपुर में जातीय हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
उनके नेता खुलकर मुसलमानों को कोसते हैं और मोदी चुप रहते हैं। पश्चिम बंगाल में तो शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए वैसा ही एक्शन लेने का आह्वान किया जैसा इजराइल ने गजा में लिया है। यानी सीधे सीधे हिंसा और युद्ध के लिए बीजेपी के नेता उकसा रहे हैं और मोदी मूर्तियों की राजनीति में लगे हैं। दरअसल 2027 में होने वाले यूपी चुनाव की जमीन मोदी तैयार कर रहे हैं, मगर इस समय यूपी बीजेपी में राजपूत और ब्राह्मण विधायक अपनी अपनी गोलबंदी कर रहे हैं, जिससे नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है। वहीं एसआईआर को लेकर भी अखिलेश यादव ने खुलासा किया है कि एसआईआर से बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर में अब तक कुल 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा चुके हैं। अखिलेश ने एक पोस्ट में बताया है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिखाई दे रहा आपसी घमासान भले ही सतह पर किसी विद्रोही बैठक का परिणाम बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे वास्तविक वजह एसआईआर प्रक्रिया में 2,98,00,000 वोटरों के बकौल एक वर्ग शेष यूपी के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। 2,89,00,000 का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा होगा लगभग 2,45,65,000। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट से भाग दे दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। अखिलेश यादव ने सीधे से कह दिया है कि अब बीजेपी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी और साथ ही उन्होंने सवाल उठा दिए कि ऐसे में बीजेपी सरकार क्या बना पाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सत्ता 2027 में चली जाती है तो फिर 2029 का चुनाव मोदी के लिए कितना भारी होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से पहले अभी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में बीजेपी को जनता के बीच जाना है। बंगाल में भी एसआईआर के खेल पर खुलासा हुआ है, जिसमें अब चुनाव आयोग घिर चुका है, घिर रहा है। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के तहत मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद हटाए गए 58,20,000 नामों में से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या का खुलासा करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं 31 दिसंबर को दिल्ली में ज्ञानेश कुमार से पर्सनली मिलूंगा और एसआईआर लिस्ट की डिटेल्स पर बात करूंगा। चुनाव आयोग सही लिस्ट क्यों छिपा रहा है? आप भारत का इलेक्शन कमीशन हैं, बीजेपी का इलेक्शन कमीशन नहीं। अगर आपके पास बांग्लादेशियों की लिस्ट थी तो लिस्ट जारी करें, नहीं तो बंगाल के लोगों से माफी मांगें। भारत की डीजीपीआई आयुक्त सीमा खन्ना चुनाव आयोग में क्या कर रही हैं? हमारे पास उनकी चैट रिकॉर्डिंग है। वो किसके इशारे पर काम कर रही हैं? वो मान रही हैं कि गलतियां हो रही हैं। अगर हमें 31 दिसंबर तक चुनाव आयोग से जवाब नहीं मिला तो हम आयोग का घेराव करेंगे। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग से केवल टीएमसी ही जवाब नहीं मांग रही है, बल्कि राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का एक एसोसिएशन भी चुनाव आयोग से शिकायत कर रहा है। दरअसल बंगाल में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, जिसमें 58 लाख से ज्यादा नाम कटे थे। शनिवार 27 दिसंबर से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ने सुनवाई शुरू कर दी है। नियम है कि ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने, पड़ताल करने और मतदाता सूची में नाम रहेगा या नहीं ये तय करने का अधिकार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के पास है। लेकिन अब राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों का एक एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि ये काम ईआरओ के नाम पर चुनाव आयोग खुद कर रहा है। ऐसे मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर से खुद ब खुद नोटिस भेजे जा रहे हैं और इसमें ईआरओ कुछ नहीं कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में एक चिट्ठी एसोसिएशन ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ उसकी कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के ऑफिस को भी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम खुद ब खुद कट रहे हैं और इसमें ईआरओ की कानूनी भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे ही आरोप बिहार में भी लगे थे। वहां ईआरओ के लॉगिन पर पहले से भरे हुए नोटिस दिखाई दिए, जबकि उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अनुसार अगर किसी मतदाता की योग्यता पर शक हो तो सिर्फ ईआरओ ही नोटिस जारी कर सकता है। ईआरओ ही फैसला करता है कि नाम कटेगा या नहीं। लेकिन एसआईआर में चुनाव आयोग का सेंट्रलाइज्ड पोर्टल खुद नोटिस बना रहा है।
एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैकत अशरफ अली ने चिट्ठी में लिखा है कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग कानून का पालन करे और पारदर्शिता रखे। अगर नाम कट रहे हैं तो साफ करे कि ईआरओ जिम्मेदार नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई असली मतदाता का नाम कटे। इस चिट्ठी से जाहिर है कि अधिकारी अपना काम नियम और कानून के हिसाब से करना चाहते हैं। अब तक ऐसा ही होता आया है, इसलिए देश में लोकतंत्र कायम भी रहा। लेकिन अब मोदी उल्टी गंगा बहाने पर तुले हैं। सत्ता पर बैठे रहने के लिए सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस ने चुनौती दे दी है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही मोदी सरकार को विरोध का सामना करना होगा, और वही अब बाकी राज्यों से भी नाराजगी दिखने लगी है। 2026 मोदी पर क्या भारी पड़ने वाला है? आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। खैर, शायर सहर अंसारी ने ठीक ही फरमाया है कि जाने क्यों रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, जाने क्यों रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, हम तो खामोश भी हैं, सर भी झुकाए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।